भैया 8 नंबर का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर। और अभी भी काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है, टॉपिक्स मिसमैच हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से किस डेट्स पर बन सकता है, कहां कहां कौन सी डेट पर क्या क्या हुआ है, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट जो इस साल मुझे लगता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने लिए हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं बच्चों कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता चल रहा है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया और उसके नेबर्स का डेवलपमेंट, यानी 3 कंट्रियां एक साथ कुछ समय के पीरियड में इंडिपेंडेंट हुई थी। जब 7 इंडिपेंडेंट हुई थी, लेकिन फिर भी कोई कंट्री आगे निकल गई, कोई बीच में रह गई और कोई पीछे रह गई। तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बताता हूं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले इंडिपेंडेंट कौन हुआ था। देखो, इंडिया और पाकिस्तान लगभग एक ही ईयर में इंडिपेंडेंट हुए थे और चाइना हुआ था 1949 के अंदर। यानी भारत आजाद हुआ था 1947 में, पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में और चाइना आजाद हुआ था 1949 में। 5 ईयर गोल, जो सबसे पहले 5 ईयर गोल हमारे पास में स्टार्ट हुए थे, वो इंडिया ने स्टार्ट किया था 1951 में, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1956 में, चाइना ने 1953 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के 1991 में, पाकिस्तान 1988। चाइना ने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाइना ने स्टार्ट किया था और 1978 में किया था। ये बहुत फायदेमंद रहा चाइना के लिए। हम लोग, इंडिया बहुत लेट हो चुका था, इंडिया ने 1991 में स्टार्ट किया और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आज हम लोग पीछे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन चाइना ने किया, इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया 1965 में। यहां एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में स्टार्ट हुआ। यहां पर ये 2 बहुत बड़े मेजर फैक्टर हैं जिस पर क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। नेशनलिज्म ऑफ कैपिटल गुड्स अर्ली 1970 में, ये दोनों चीजें, और लेट 1970s में डी नेशनलाइजेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट पाकिस्तान की है जो कि आपके पास में 1970 के अंदर हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी बच्चों जिस पर पूरे चैप्टर के 2 या 3 नंबर निर्भर करते हैं। यहां से अगर एमसीक्यू आएगा 100% एक एमसीक्यू तो यहां से आएगा ही आएगा। तो आपको ये चैप्टर्स की डेट्स पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों, हमारे पास में 3 तरह की चीजें थी। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया ने कौन सा तरीका अपनाया, चाइना ने कौन सा अपनाया, पाकिस्तान ने कौन सा अपनाया। ऑब्वियसली तीनों ने सेम नहीं यूज किया, तीनों ने अपना अपना तरीका अपनाया, तभी आज एक कंट्री बहुत आगे है, एक उससे पीछे, एक बिल्कुल पीछे। तो क्या थी स्ट्रेटेजीज, कौन सी स्ट्रेटेजीज थी। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो साउंड ट्रेड सिस्टम। इंडिया इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। सबसे पहली इंडिया की जो गलती थी वो क्या थी कि इंडिया ने बहुत देर कर दी। 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इनिशिएटेड हुए। इंट्रोड्यूस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एज मेजर्स टू एनकरेज ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड वाइड व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, जो आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ करके आए हो। लेकिन क्या ये इतना इफेक्टिव हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन इंडिया ने बहुत देर कर दी इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने में। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत जल्दी यूज कर लिया था, इसलिए आज चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। तो पहली इंडिया की एक गलती थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बहुत देरी से इंट्रोड्यूस हुआ, बट इंट्रोड्यूस होने से फायदे बहुत हुए। चेंज आया, धीरे आया पर चेंज आया, और धीरे धीरे ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो इंडिया के साथ बढ़ने लगा। धीरे धीरे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश हुई और इसके साथ साथ ही व्यापार को एक अच्छी गति प्राप्त हुई। इसके बाद हम करते हैं रिडक्शन इन पॉवर्टी, पढ़ते हैं।
India has adopted several poverty alleviations programs to reduce poverty in India. इंडिया ने फिर धीरे धीरे पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, धीरे धीरे हर जगह पर जहां पर भी इंडिया को लगा कि यहां पर हमें पॉवर्टी लाइन पर काम करना चाहिए, धीरे धीरे पॉवर्टी सेक्टर को डिक्रीज करने के लिए कि धीरे धीरे गरीबी कम होती जाए, उसके लिए सेवरल मेजर्स लिए गए। गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए, रूरल डेवलपमेंट किया। Under this strategy, India adopted various measures for the development of areas that are lagging behind in the rural company। जो हमारे पिछड़े देश थे, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, बहुत ज्यादा सर्विसेज की कमी थी, धीरे धीरे इंडिया को लगा कि हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे, गांव के लोगों को धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ लाएंगे तो इससे डेवलपमेंट होगा। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रूरल डेवलपमेंट शुरू किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो धीरे धीरे अलग अलग रिफॉर्म्स लिए गए, इनिशिएटेड कर गए, अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। सिंपल है। तो अलग अलग रिफॉर्म्स हमने यहां पर यूज करे जस्ट बिकॉज कि हमारा देश धीरे धीरे एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ता जाए। बट इंडिया के जो ड्रॉबैक्स थे वो बहुत ज्यादा थे। इंडिया ने बहुत पुरानी टेक्निक यूज करी, चाइना ने एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करी, स्मार्ट टेक्निक यूज करी, इसलिए आज भी चाइना इंडिया से काफी आगे। उसके कुछ रीजंस और चाइना की स्ट्रेटजीज पर हम बात करेंगे। सो ये इंडिया की स्ट्रेटजीज थी बेटा, चैप्टर के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं कि इंडिया ने ज्यादा कुछ नहीं किया। इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूज किए, ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए छोटे छोटे बैंक्स बनाए, लोगों को क्रेडिट के ऑप्शंस दिए ताकि धीरे धीरे देश जो है वो आगे बढ़े और देश की इकोनॉमी बढ़ सके। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो इंडिया की स्ट्रेटेजीज। इंडिया की स्ट्रेटेजीज के बाद अब हम पढ़ते हैं चाइना की स्ट्रेटेजीज। ये एक बहुत प्यारा मॉडल है बच्चों। चाइना ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम ने चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया। इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि चाइना की स्ट्रेटजीज इंडिया की स्ट्रेटजीज से किस तरह से अलग थी, इंडिया ने क्या गलतियां करी जो चाइना ने नहीं करी, चाइना किस तरह से आगे बढ़ा और क्या रिफॉर्म्स थे जो इंडिया को पहले करने चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहली गलती बता दी, इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो था वो पहले ही स्टार्ट कर देना था। अब देखो बच्चों, चाइना ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया 1958 में, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, इतना डिटेल में समझाने जितना हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों। ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज इनिशिएटेड बाय माओ विद द मेन एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। माओ ने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी और ये कैंपेन चलाया था चाइना में कि एग्रेरियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी में चाइना को बदला जाए। मॉडर्न मतलब पुरानी जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उसको चेंज करके नई टेक्नोलॉजी में हम चाइना को ट्रांसफॉर्म करें, जिससे आपके पास में प्रोडक्शन फास्ट हो, धीरे धीरे देश की इकोनॉमी के अंदर गति प्राप्त हो। इसलिए ये जो बेसिकली ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया था, लोगों को अनकरेज किया गया। लोगों ने क्या करा, अब देखो बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती, ये लोग टैक्स वसूलने में रह गए। इंडिया ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब हम टैक्स लेंगे तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत गलत था। चाइना ने लोगों को प्रमोट किया, चाइना ने कहा तुम अपने घरों में फैक्ट्री डालो, बनाओ माल। तो लोगों ने क्या करा कि अपने घर की बैकवर्ड एरिया के अंदर फैक्ट्रीज डालना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। और ये एक चाइना का सबसे बड़ा फायदा था कि ये टेक्नोलॉजी ने चाइना को बहुत ज्यादा हेल्प करा दिया। तो लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे अपने घर के अंदर बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू किया। 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट all the farm population. GLF campaign made with an Indian many problems. अब देखो यहां पर 1958 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट। कम्यून्स का मतलब होता है बच्चों लोग जो शायद एक साथ नहीं रहते या एक दूसरे को जानते नहीं है, बट साथ में रह करके अपना एक कॉमन गोल या कोई काम कर रहे हैं। तो 26,000 लोग, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फार्म पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर लिया था और लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। वो जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन उनको सिर्फ मतलब किससे था, काम से। उन्होंने अपने काम को पहला इंपॉर्टेंस रख करके धीरे धीरे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया। आगे चलते, GLF कैंपेन मेड
अब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या बन जाता है, जीएलएफ के पॉजिटिव साइड तो क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या था, सीवियर ड्रॉट कॉज डेथ ऑफ 30 मिलियन पीपल, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग मरे थे, ड्रॉट आया था जिसकी वजह से अकाल पड़ा था चाइना के अंदर, और 30 मिलियन लोग जो है वो इस अकाल के अंदर मारे गए थे। रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। एक कम्यून सिस्टम बनाया गया जहां पर अलग अलग तरह के लोग आकर के और फार्मिंग करना स्टार्ट कर रहे थे, कल्टीवेट करना स्टार्ट कर रहे थे, जिससे धीरे धीरे चाइना की विभिन्न तरह की कृषि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ोतरी होती जाए। चाइना ने क्या अंदाजा लगाया कि धीरे धीरे हमारे को इसको बढ़ाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है और साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लीप, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, माओ इंट्रोड्यूस दिस रिवॉल्यूशन। अब आते हैं हम सेकेंड रिवॉल्यूशन के ऊपर। सेकेंड जो है आपके पास में 1965 में प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आपके पास में लॉन्च किया गया। माओ इंट्रोड्यूस दिस रिवॉल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट to work and learn from the countryside. However, when Russia had conflict with China, it withdrew professionals who were sent to help in China in industrialization process. अब इसने बहुत बड़ा दूसरा कदम अपनाया कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दूसरी कंट्री में भेजा सीखने के लिए कि तुम वहां से सीखो और सीख करके वापस कंट्री में आओ और धीरे धीरे हमारे देश को आगे बढ़ाओ। तो मल्टीपल रीजंस थे, लेकिन उसके बाद जब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी चाइना की लड़ाई हुई रशिया के साथ, तो उसने अपने जितने भी बेसिकली प्रोफेशनल्स थे उनको वापस अपने देश में बुला लिया। बट इससे फायदा ये हुआ कि जब वो वहां से सीख करके अपनी कंट्री में वापस आए तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी कंट्री को, यानी उनकी कंट्री को, चाइना को आगे बढ़ाने में हेल्प करी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है प्रोलेटेरियन कल्चर का आपके पास चाइना के पास ग्रोथ कराने में क्या रोल था, तो वो ये था कि भैया यहां से प्रोफेशनल्स तैयार हुए, यहां से उनके स्टूडेंट्स तैयार हुए, यहां से उनके टीचर्स तैयार हुए, जिन्होंने कंट्री को आगे बढ़ाने में काफी सारी मदद करी। आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है आपके पास में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पर क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, 1978 इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कब स्टार्ट हुआ, यहां पर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1991। यहां पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म, यहां पर इन्होंने केवल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स बनाए कि कैसे हम हमारी जो घरों के अंदर इंडस्ट्रीज चल रही है, जो लोग बाग अपने घर के पीछे माल बना बना करके बेच रहे हैं, उसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चाइना इंट्रोड्यूस, इसमें इसने दो फेज बनाए, दो फेज आपके पास में। इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। रिफॉर्म्स किस किस पर बने, एग्रीकल्चरल पर बना, फॉरेन ट्रेड पर बना, इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर बना, ये तीनों चीजों के ऊपर यहां पर आपके पास में रिफॉर्म्स बने। एग्रीकल्चरल कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड अलोकेटेड टू इंडिविजुअल्स हु वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। फर्स्ट फेज में इन्होंने तीन आपके पास में रिफॉर्म्स बनाए, एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। और एग्रीकल्चरल लैंड में कम्यून्स को, जो लोग थे, उनको अलग अलग लैंड दी कि आप इस पर अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट करो, इनकम कमाओ, सरकार को टैक्स दो। आप इस पे अपनी जितना भी आपको कृषि करनी है, खेती करनी है, आप अपना करो और सरकार को टाइम टू टाइम आप टैक्स पे करो। तो यहां पर आपके पास में फर्स्ट फेज के अंदर ये हुआ। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो इन द लेटर फेज एक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Private sector firms and village enterprises were allowed to produce goods. Also, enterprises owned by the government were made face competition. यहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स बनाए गए, प्राइवेट सेक्टर बनाया गया, फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेज को गुड्स बनाने की परमिशन मिली, लाइसेंस मिला कि सब अपने अपने गुड्स बना करके बेच सकते हैं, जिससे धीरे धीरे और लोगों ने मार्केट में आकर के इंडस्ट्रीज ज्वाइन करना शुरू किया। धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट बनना शुरू हुए और प्रोडक्ट के साथ साथ नई नई ऊंचाइयों पर इंडस्ट्रियां चाइना की जाती गई। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। इंडिया चाइना के अंदर जो था द ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी, अंडर दिस रिफॉर्म्स प्राइसेस आर फिक्स्ड इन टू वेज। अब दिक्कत कहां आती थी, प्राइजेस में।
फार्मर की प्राइजेस और इंडस्ट्री की प्राइजेस दोनों के अंदर एक बिग चेंज आ जाता था। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। Farmers and industry units were required to buy and sell fixed quantity of input and output at prices fixed by the government। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वही प्राइस पर या तो खरीदोगे या बेचोगे। जो गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड कर दी उसी पर ही। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनता है घूम के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जो बैकवर्ड एरिया थे वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटन या विदेशी ट्रेवलर आते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे और धीरे धीरे बिजनेस की जो गति थी वो चाइना के अंदर यहां से बढ़ती गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इस पर घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये यहां पर आपके पास में चाइना का पार्ट कवर होता है। इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें कि चाइना ने किस स्ट्रेटेजी को अपनाया, तो चाइना ने क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म जल्दी लॉन्च किया, धीरे धीरे पॉलिसी एग्रेरियन टेक्नोलॉजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आ गए, लोगों ने इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू किया। ये की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्राइसिंग मोड को सेट किया और एग्रीकल्चरल लैंड पर कम्यून्स को धीरे धीरे अपना अपना पोर्शन फिक्स किया। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि काम का जो प्रोसेस है वो एकदम फिक्स हो गया और लोगों ने अपने अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हुए धीरे 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 काम को आगे बढ़ाया। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी जो चाइना को आगे की तरफ लेकर के गई। अब बात करते हैं हम बच्चों पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने क्या किया था, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मिक्स इकोनॉमी था, इंडिया भी एक मिक्स था, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर वर्किंग। पाकिस्तान फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोएग्जिस्ट। दोनों सेक्टर एक साथ काम करते थे। Import substitution, Pakistan adopted regulatory policy framework in the 1950s and 1960s for import substitution based industrialization। ज्यादा से ज्यादा माल पाकिस्तान में बाहर से आ रहा था। इंपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज लेट 1950s। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान जो था वो प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। कहीं ना कहीं ये रीजन रहा पाकिस्तान का पीछे रहने का, जो पाकिस्तान आज भी बहुत पीछे है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, it was introduced to increase the productivity and self sufficiency in food। ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया, फूड की क्वालिटी, फूड की सफिशिएंसी, कि जितने लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उन तक सब तक खाना पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि हर कंट्री के पास एग्रीकल्चरल अपना खुद का होता है और वो खुद अपने खाने को यानी अपने फूड को इंटरडिपेंडेंस होना चाहती है, जो कि कंट्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया पाकिस्तान ने, ताकि सब तक खाना पहुंच सके। Nationalization of capital goods industries in 1970s, nationalize of capital goods industries took place। और अदर स्ट्रेटेजीज इन्होंने क्या किया, 1917 एंड 80s पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट। धीरे धीरे पाकिस्तान को बाहर का सपोर्ट मिलता गया। जब बाहर के सपोर्ट, यानी वो होता है ना दूसरे के कंधे पे चक्के बंदूक चलाना, धीरे धीरे पाकिस्तान ने क्या करा, सपोर्ट लेता गया दूसरी कंट्रीज का और उनके कंधे पर चढ़ता गया। उसी का कारण था कि आज भी पाकिस्तान इतना अच्छे से इकोनॉमिकली बढ़ नहीं पाया। पाकिस्तान चाइना से भी पीछे, इंडिया से भी पीछे और बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया में जा चुका है। उसका रीजन यही था कि पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स जो है उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया। ये थे बच्चों इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का क्वेश्चन, तो वो इन्हीं इसमें से बनता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, चाइना की स्ट्रेटेजी और इंडिया की स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चाइना की जो स्ट्रेटेजी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके पास में प्ले करती है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आगे का जो डेमोग्राफिक ग्राफ है, चाइना इंडिया पाकिस्तान का जो बेसिकली ग्राफ है, जो स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड है, वो सारे 3 क्वेश्चन में मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू द अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्वीड सेक्स रेशियो। भैया स्क्वीड सेक्स रेशियो क्या होता है? अगर बच्चों आपको यही नहीं पता होगा पेपर में, तो आप आंसर लिखोगे कैसे? और एक वर्ड इकोनॉमिक्स का पूरा आंसर की फ्रेमिंग चेंज कर देता है। स्क्वीड सेक्स रेशियो का मतलब हो गया कि लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गए। उनको मेल ज्यादा चाहिए थे, फीमेल नहीं चाहिए थी, यानी लड़का होना उनको पसंद था,
लड़की होना पसंद नहीं था। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, सबसे पहले देखो चाइना को पता था, चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। चाइना बहुत अच्छे से जानता था कि अगर हमको देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाना है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, पॉपुलेशन को नियंत्रित करना होगा। और उसको करने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी यूज करी। वन चाइल्ड पॉलिसी में आपको एक ही बच्चा करना अलाउ होता है, बट जब ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो लोगों ने क्या करा, मेल होने के लिए फीमेल को निग्लेक्ट करते गए। इसी के कारण काफी सारे केस वहां पर आए और लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया कि उनकी प्रेफरेंसेस जो थी वो मेल की तरफ ज्यादा थी और फीमेल की तरफ कम थी। इससे काफी सारे लोगों ने जो है अपने बच्चे को हटाना जरूरी समझा। अगर उनको फीमेल हुई तो उसको साइड कर दिया, मेल हुई तो उसको रख लिया। तो ये कुछ पार्ट था इस चैप्टर का जो इस चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट इज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1970। इस पे बच्चों एक नंबर का भी बन जाता है। मेजर रीजन फॉर द फॉल इन पॉपुलेशन ग्रोथ, however the major lead decline in the sex ratio, number of females, अगर देखो बच्चों नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 मेल्स पर लोगों की जो फीमेल की बेसिकली प्रेफरेंस थी वो 949 थी। वन चाइल्ड पॉलिसी एंड प्रिवेंट सन प्रेफरेंस, ठीक है, प्रिविलेंट सन प्रेफरेंस इज द प्राइम रीजन फॉर बिहाइंड स्क्वीड सेक्स रेशियो। स्क्वीड सेक्स रेशियो क्यों बढ़ा? क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो प्रेफरेंस थी उस जमाने में वो ये थी कि हमारे को बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में ये पॉलिसी पूरी चेंज हो चुकी है, लोगों की भावना वो नहीं रही। बट पहले जब 90s की हम बात करें, 1970 की बात करें, और जब ये हो कि वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा आप कर सकते हो, तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसको लेकर के स्क्वीड सेक्स रेशियो जो है चाइना में बढ़ने लगा और उसके मल्टीपल केसेस आपको चाइना की गवर्नमेंट को देखने को मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज भी उठ कर आए। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कमेंट upon the population growth rate among the three countries and how which country has most squeed। कौन सी कंट्री ऐसी थी जो ज्यादा स्क्वीड थी, जो ज्यादा प्रेफरेंस देती थी? तो देखो बच्चों, हमारे पास इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन दे रखी है 1311, यानी चाइना से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे थे हम, मतलब लगभग थोड़ा सा पीछे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही थी? 1.2% हर साल बढ़ रही थी। सेक्स रेशियो 929 का चल रहा था, ऐसे ही चाइना में 1371। पॉपुलेशन ग्रोथ 0.5%, क्यों हुई? एक्ट लगाने की वजह से, इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी एक्ट लगा दिया। सेक्स रेशियो 941 और पाकिस्तान का 181, और एनुअल ग्रोथ आपको 2.1 दे रखी है। सेक्स रेशियो पाकिस्तान का मतलब ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो। चलो, द गिवन डेटा शोज दैट एनुअल ग्रोथ रेट, हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा, कमेंट अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग 3 कंट्रीज। द गिवन डेटा, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मैक्सिमम इन पाकिस्तान स्टैंडिंग एट 2.1%। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो कहां बढ़ रही थी? पाकिस्तान में। और आपको भी पता है सबसे ज्यादा पीछे कौन है? पाकिस्तान। 2.1% यहां पर बन रही थी पॉपुलेशन हर साल। Whereas the same stands measure 0.5% in case of China might to direct result of one of the one child policy. The annual population growth rate of India is danger zone more than 1। देखो, एनुअल ग्रोथ रेट बच्चों 1% से ज्यादा डेंजर जोन में चला जाता है। इंडिया की भी कोई बहुत कम नहीं थी, इंडिया की भी बहुत ज्यादा थी। 1.2% हर साल पॉपुलेशन बढ़ना बहुत ज्यादा होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे इंडिया भी जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाता जा रहा था, और ये मेजर कॉज होता है कि कंट्री के जो डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सर्विसेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, तो कंट्री कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ कॉज था। दूसरा पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच कंट्री हैज मोर स्क्वीड अमंग द 3 कंट्रीज स्टेटेड? इंडिया हैज मोस्ट स्क्वीड डेटा सेक्स रेशियो। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर डेमोग्राफर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्क्वीड रेशियो चल रहा था कि लोग जो है प्रेफरेंस मेल को दे रहे थे और फीमेल को नहीं दे रहे थे। और ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ये प्रथा चलती आ रही थी, जिस प्रथा को अब जो है खत्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Compare and analyze the given data of India and China with the valid argument annual growth rate of gross domestic %। देखो, कंट्री 1980, 1990 और 2015, इंडिया जो थी आपके पास 5.7
और 2015 में जो है एनुअल ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है 9.3 7.3 हो चुकी है। चाइना की 10.3 थी और 2015-17 में 6.8, यानी हमारी बढ़ी है, उनकी कम हुई है। आंसर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Given data shows that China has gained economic strength over the years. When many developed countries were finding it difficult to maintain growth rate even 5%, China is unable to near double digit of during decade of 1980s. The growth rate of China has decelerated to the average of 6.8% over the period of 15-17. In the recent past, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए काम किया, जीडीपी को बढ़ाने के लिए काम किया और धीरे धीरे एनुअल ग्रोथ जो है वो हमारी बढ़ती गई। लेकिन चाइना की 1980 और 90 में 10.3 थी, जहां पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कंट्रीज को समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा रास्ता चुने जिससे हमारा देश आगे बढ़ जाए। वहां पर चाइना जो है 10.3% की स्पीड से आगे था, लेकिन वो जब जितना आगे था उतना नीचे भी गया, उतना नीचे गिरा। 2015-17 तक एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो एकदम ढम तक नीचे आ गई, 6.8% पर आकर के रुक गई। जबकि आप इंडिया को देखोगे तो 1980 और 1990 के अंदर 5.7 से धीरे धीरे उसने ग्रोथ ली और ग्रोथ लेकर के वो 7.3 पर पहुंच गया। तो इस आर्ग्यूमेंट का जो डिस्कशन है बच्चों, नेवरदलेस इंडिया एलिफेंट हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट कुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ रियल थ्रेट टू द ग्रोथ ऑफ स्टोरी ऑफ द चाइना ड्रैगन। इसका सारांश ये है बच्चों कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियां इंप्लीमेंट तो करी, चलाई तो सही, लेकिन उसको ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाए। ये तो एकदम से आए, आगे बढ़े और धीरे से नीचे आ गए। तो बात क्या होती है, इंडिया धीरी पॉलिसी पर था, इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे चाइना फॉल डाउन होता जा रहा है। तो ये इस चैप्टर का सारांश था बच्चों। यहां आपका पूरा चैप्टर जो टॉपिक एग्जाम में आने लायक है हमने सारे कवर किए हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आए बच्चों, नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप करोगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो का भी आप लोगों ने पूछा था सर क्या आने वाला इस चैप्टर से, मैंने पूरा चैप्टर कवर कराया। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह की परेशानी के अंदर HD सर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ऑल द बेस्ट।